नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप देख रहे हैं मेरे साथ ऑफ द रिकॉर्ड। यूपी में इन दिनों सबकी नज़र और दिलचस्पी इस बात को लेकर है कि आखिर यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल क्यों हटाया गया, हटाने की वजह क्या हो सकती है और जिस तरीके से उन्हें हटाया गया। और उससे भी आगे की कहानी तो ये है कि अब जब मुकुल गोयल हट ही गए हैं तो फिर यूपी में पुलिस के नए मुखिया कौन बनेंगे। जितने मुंह उतनी ही बातें। कोई किसी का नाम चला रहा है, कोई किसी की बात कह रहा है, कोई कह रहा है कि फलाना बनेगा, कोई कह रहा है कि नहीं फलाना नहीं बन सकता है। लेकिन हम बात करते हैं इस बात की सबसे पहले कि जिस तरीके से यूपी में मुकुल गोयल को डीजीपी के पद से हटाया गया और एक जो सरकारी बयान आया, पहले मैं वो उसको आपको पढ़कर सुनाता हूं, मेरे मोबाइल में है, जो यूपी सरकार की तरफ से आया कि आखिरकार मुकुल गोयल को क्यों हटाया गया। तो कहा गया कि पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल को शासकीय कार्यों की अवहेलना करने, विभागीय कार्यों में रुचि न लेने एवं अकर्मण्यता के चलते डीजीपी के पद से मुक्त करते हुए डीजी नागरिक सुरक्षा के पद पर भेजा गया। कहने का मतलब यह है कि वो एक तरीके से निकम्मे थे, वो काम में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि जिस यूपी सरकार की तरफ से ये बार बार दावा किया जाता है, बताया और कहा जाता है कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। यूपी में खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि रामनवमी पर करीब 800 जुलूस निकले, लेकिन यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ। राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, दूसरे भी कई राज्यों में इस तरह के सांप्रदायिक झड़पें भी हुई। लाउड स्पीकर हटाने की भी बात हुई तो यहाँ भी वही हुआ कि आम सहमति से लोगों ने लाउड स्पीकर हटा लिए, जबकि महाराष्ट्र से लेकर दूसरे इलाकों में लाउड स्पीकर हटाने को लेकर कितना विवाद हुआ, फसाद हुआ, झगड़ा भी हुआ। तो लॉ एंड ऑर्डर, अगर कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है तो फिर पुलिस के मुखिया क्यों हटा दिए गए। वैसे एक बात आपको बताऊं, और वो अंदर की बात है जिसे हम जानते हैं और कुछ सीनियर अफसर भी जानते हैं। जिस तरीके से मुकुल गोयल पिछले साल जुलाई के महीने में डीजीपी बनाए गए थे, उसके बाद से ऐसा लगने लगा था कि मुकुल गोयल बहुत दिनों तक इस कुर्सी पर रह नहीं सकते। उसके पीछे की वजह यह थी कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुकुल गोयल को लेकर उतने सहज नहीं थे। दूसरी बात जो उनके खिलाफ जा रही थी मुकुल गोयल के, कि ये कहा जा रहा था कि मुलायम परिवार से उनका करीबी रिश्ता रहा है। अब यूपी में होता क्या है, आप देखिए, जब मायावती की सरकार रहती है ना, तो लोग कहते हैं यूपी पुलिस को कि मायावती की पुलिस, आमतौर पर लिखा भी जाता है। मुलायम सिंह यादव थे तो मुलायम सिंह की पुलिस, अखिलेश यादव आ गए तो अखिलेश की पुलिस, अब योगी आदित्यनाथ की पुलिस कही जाती है। तो ये एक ट्रेंड है, एक चलन है। हुआ ये था कि मुकुल गोयल जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर थे। कहा जाता है यूपी में कि डीजीपी के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद होता है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, और मुकुल गोयल पहले लॉ एंड ऑर्डर थे, एडीजी थे। तो इस लिहाज से उन्हें मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव का करीबी कहा जाता है। अब चलते हैं, बात आगे बढ़ते हैं। हुआ यूं कि ये फैसला तो अब जाकर हुआ मुकुल गोयल को हटाने का, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी थी। और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। दो ऐसी घटनाएं हुई जिसने ये साबित कर दिया कि मुकुल गोयल अब सिर्फ कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। पहली घटना जो हुई थी वो हाल फिलहाल की है, इसीलिए मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा। जब योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के एक बड़ी बैठक बुलाई अपने घर पर, और उसमें उन्होंने जिलों के एसपी को नहीं बुलाया, उन्होंने एसपी रैंक से ऊपर के अधिकारियों को बुलाया। कुछ लोग लखनऊ में उनके घर पर बैठक में शामिल हुए और कुछ लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े थे, डीआईजी रैंक के, आईजी रैंक के, एडीजी रैंक के, और अलग अलग विभागों के मुखिया भी थे। बैठक काफ़ी देर चली और उसमें लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की गई और इस बात की शाबाशी भी दी गई कि यूपी पुलिस और गृह विभाग ने बहुत अच्छा काम किया पिछले 5 सालों में, और आगे भी इस काम को उसी मुस्तैदी से किया जाता रहेगा। क्राइम कंट्रोल से लेकर के जो तमाम चीज़ें थी, दंगा फसाद नहीं हुए, बड़े बड़े माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई। लेकिन ये मुकुल गोयल पर तो बुलडोजर अब जाकर चला है, लेकिन उसकी कहानी या उसके संकेत उसी बैठक में मिल गए थे। वो इस लिहाज से कि सभी सीनियर अधिकारी थे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गृह विभाग के अवनीश अवस्थी थे, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार उस बैठक में थे, डीजी इंटेलिजेंस जो हैं डीएस चौहान उस बैठक में थे। कोई नहीं था तो यूपी पुलिस के मुखिया मुकुल गोयल, वो अपने ऑफिस में बैठे रहे, उन्हें बैठक में नहीं बुलाया गया। और तभी से ये लगने लगा था कि मुकुल गोयल अब कुछ ही दिनों के लिए बचे। सबसे पहले
मुकुल गोयल के बारे में ये मार्केट में खबर आई कि मुकुल गोयल कहने के लिए सिर्फ डीजीपी हैं, उनके पास बहुत कुछ बचा नहीं है। और जब याद होगा आपको, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान बहुत चर्चित रहा था, जब उन्होंने कहा था कि थानेदार की पोस्टिंग से डीजीपी ऑफिस और सीएम ऑफिस दूर रहे, उस कहानी के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताता हूं मैं आपको। डीजीपी मुकुल गोयल चाहते थे कि लखनऊ में हजरतगंज, जो सबसे पॉश इलाका है, उसके थानेदार को बदल दिया जाए। उन्होंने ये बात लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर को कही, लेकिन वो नहीं बदला गया। 3-4 बार उनके जो ए टू डीजी कहा जाता है, उन्होंने भी इस बारे में लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को फ़ोन किया, लेकिन तब भी नहीं बदला गया। अचानक उन्होंने क्या किया कि पुलिस कमिश्नर को अपने दफ्तर बुलाया मुकुल गोयल ने, उनको साथ लेकर हजरतगंज थाने चले गए, वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उस थानेदार को, जिसको हटाकर किसी दूसरे को, अपने पसंद के इंस्पेक्टर को थानेदार बनाना चाहते थे, उन्होंने उस हजरतगंज के थानेदार को वहीं सस्पेंड करने का ऑर्डर जारी कर दिया। ये बात एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो गृह विभाग के हैं अवनीश अवस्थी को भी पता चली। उसके बाद ये पूरा प्रकरण जो है वो चला गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास और उन्होंने कह दिया कि फैसला बदलो, और हजरतगंज थाने का थानेदार नहीं बदला गया। उसी के बाद जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बैठक हुई, उसमें सार्वजनिक तौर पर मुख्यमंत्री ने ये बात कह दी कि डीजीपी ऑफिस थानेदार की पोस्टिंग से दूर रहे। ये आरोप लगा मुकुल गोयल पर कि वो अपने चहेतों को अलग अलग जिलों में थानेदार बनाना चाहते हैं और फिर वो योगी आदित्यनाथ की नज़रों से गिर गए, ऐसा कहा जाता है, ऐसा आरोप लगता है। और उसके बाद जो हुआ वो आप सबके सामने है कि उन्हें निकम्मा कहकर यूपी के डीजीपी पद से हटा दिया गया। अब मुकुल गोयल हट गए, अब सवाल ये है कि बनेगा कौन। पहले मैं थोड़ा सा विस्तार से बताता हूँ कि जब से योगी आदित्यनाथ बने, यूपी के कौन कौन डीजीपी रहे। जब वो बने तब जावेद अहमद यूपी के डीजीपी हुआ करते थे। कुछ दिनों बाद योगी आदित्यनाथ ने सुलखान सिंह को डीजीपी बनाया। उनकी रिटायरमेंट में तब 6 महीने से कम समय का था। उसके बाद ओम प्रकाश सिंह आए थे, काफ़ी चर्चित रहे। ओपी सिंह सेंटर में तैनात थे, उनको यहाँ लाया गया। फिर एचसी अवस्थी बने और फिर उसके बाद मुकुल गोयल। अब सवाल ये है कि मुकुल गोयल हट गए तो आखिर कौन बनेगा। इस बात की चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ इस बार कोई प्रयोग नहीं करना चाहते। वो एक ऐसे जिम्मेदार आईपीएस अधिकारी को बनाना चाहते हैं, जो डीजीपी बनाना चाहते हैं, जो उनकी पसंद का, जिसको वो कुछ कह दें तो वो उस टास्क को पूरा कर दें। वो जब होमवर्क दें तो उस होमवर्क को वो पूरा कर लें, काम को कंप्लीट कर लें। ऐसे किसी आईपीएस अधिकारी को बनाना चाहते हैं। 2 नाम की सबसे अधिक चर्चा है और ये 2 नाम हैं जो डीजी इंटेलिजेंस हैं डीएस चौहान, उनकी चर्चा है। उनकी पत्नी राधा एस चौहान सीनियर आईएएस अधिकारी हैं और अभी कुछ ही दिनों पहले उन्हें केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति मिली है। डीओपीटी का उनको सचिव बनाया गया है, महत्वपूर्ण विभाग होता है। इससे पहले वो एडिशनल फाइनेंस सेक्रेटरी थी यूपी में, यूपी कैडर की ही आईएएस अधिकारी है। तो एक नाम जो है वो डीएस चौहान का है और दूसरा नाम जो है वो डीजी जेल हैं आनंद कुमार, जो बिहार के रहने वाले हैं और ये योगी आदित्यनाथ की सरकार में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी रह चुके हैं। लेकिन एक नियम होता है, अब ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री किसी को भी अपनी मर्जी से डीजीपी बना सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से अब यूपीएससी सीनियर मोस्ट आईपीएस अधिकारियों की एक लिस्ट देता है। उसके पास उधर से एक पैनल आता है 3 सीनियर आईपीएस अधिकारियों के, उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कि उनके खिलाफ कोई जांच तो नहीं चल रही, उन पर कोई भ्रष्टाचार के आरोप तो नहीं है, और फिर उन 3 में से किसी को बनाया जा सकता है। वैसे एक कहावत है, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। अगर राजा को कोई पसंद आ जाए तो उसे बनाने के तमाम सारे जुगाड़ भी होते हैं। अगर मान लिया जाए कि योगी आदित्यनाथ किसी को बनाना चाहते हैं और उसके लिए वो तमाम क्वालिफिकेशन, पैनल में नाम नहीं भी आता है, तो भी कुछ ऐसा जुगाड़ टेक्नोलॉजी है कि उनको डीजीपी बनाया जा सकता है और ऐसा कई राज्यों में देखा भी गया है, होता भी रहा है। अब पहले लिस्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो मुकुल गोयल अभी सबसे सीनियर हैं यहाँ पे, 1987 बैच के हैं। उनके बाद जो आते हैं वो हैं आरपी सिंह, ये डीजी ट्रेनिंग है, फरवरी 2023 में रिटायर हो जाएंगे, यानी 11 महीने बचे हुए हैं। एक है विश्वजीत महापात्र, अभी जो मुकुल गोयल बनाए गए हैं वो डीजी नागरिक सुरक्षा। विश्वजीत महापात्र उससे पहले डीजी नागरिक सुरक्षा थे, अभी वो डीजी कोऑपरेटिव यानी सहकारिता है। जून 2022 में रिटायर हो जाएंगे, यानी 2 ही महीने बचे हैं। तो विश्वजीत महापात्र जो 1987 बैच के हैं वो तो इस रेस से बाहर है, क्योंकि एक नियम है कि 6 महीने रिटायरमेंट से कम बचे हों तो उसको इस पद पे नहीं बनाया जा सकता है। हालांकि इसका भी जुगाड़ है, लेकिन उस हिसाब से विश्वजीत महापात्र इस रेस से बाहर हो गए।
तो 1987 बैच के आरपी सिंह बचते हैं। दूसरे हैं जीएल मीना, जो डीजी सीबीसीआईडी हैं। ये जनवरी 2023 में रिटायर होंगे, यानी 7 महीने इनके बचे हैं। लेकिन 1 महीने के बाद ये भी उस लिस्ट से बाहर हो सकते हैं, यानी 2 नाम तो कट गए, विश्वजीत महापात्र और जीएल मीना। अभी जो डीएस चौहान है, सीनियरिटी के हिसाब से देखें तो ये 5वें नंबर पर आते हैं आज की तारीख में। पर अगर विश्वजीत महापात्र और जीएल मीना कट गए तो फिर ये आ जाएंगे टॉप 3 में, तो इनके डीजीपी बनने का रास्ता आसान हो सकता है। डीएस चौहान 1988 बैच के हैं। 1988 बैच में जो सबसे सीनियर हैं अभी आरके विश्वकर्मा, वो डीजी भर्ती बोर्ड में हैं और मई 2023 में रिटायर करेंगे और मार्च 2023 में रिटायर कर रहे हैं डीएस चौहान। तो डीएस चौहान को डीजीपी बनाने का इसीलिए कहा जा रहा है कि वो सबसे भरोसेमंद अधिकारी आईपीएस के तौर पर माने जा रहे हैं। कौन? डीएस चौहान, आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ के। ऐसा होता है कि जो डीजी इंटेलिजेंस होता है ना, उसके पास तमाम तरह की गोपनीय जानकारियां मिलती हैं और वो मुख्यमंत्री के साथ उनको साझा करते हैं। उसमें पॉलिटिकल से लेकर आतंकवाद से लेकर के फिर पॉलिटिकल में कि कौन नेता किससे मिल रहा है, कौन अधिकारी जो है वो समाजवादी पार्टी के लिए काम के समर्थक है, या कौन सा अधिकारी जो है वो बीजेपी के लिए अच्छा हो सकता है। ये सारी चीज़ें उनके पास एक तरीके से कह सकते हैं ना, सबकी कुंडली है। और ये भी कहा जाता है कि कुछ अधिकारी जो अखिलेश यादव से मिले, उसकी जानकारी भी डीजी इंटेलिजेंस यानी डीएस चौहान को है। और ये आरोप भी लगा मुकुल गोयल पर कि वो अखिलेश यादव से मिले और इस वजह से उनकी कुर्सी चली गई। तो डीजी इंटेलिजेंस जो हैं डीएस चौहान, वो डीजीपी तभी बनेंगे जब वो टॉप 3 के पैनल में आ सकते हैं। उसके लिए एक जुगाड़ टेक्नोलॉजी हो सकता है कि अभी तो प्रशांत कुमार जो मूंछों वाले, घनी घनी मूंछों वाले हैं, वो भी बिहार के रहने वाले हैं। और देखिए, प्रशांत कुमार और डीएस चौहान में एक समानता भी है। प्रशांत कुमार की पत्नी भी जो है वो भी आईएएस अधिकारी हैं और डीएस चौहान की पत्नी भी आईएएस अधिकारी है। प्रशांत कुमार को अभी चार्ज दिया गया है डीजीपी का। अब ये हो सकता है कि डीएस चौहान को अगले कुछ महीनों के लिए कार्यवाहक डीजीपी बना दिया जाए और तब तक ये 2 अधिकारी रिटायर हो जाएं, यानी विश्वजीत महापात्र रिटायर हो जाएं और फिर जीएल मीना रिटायर हो जाएं। तब तक ये कार्यवाहक डीजीपी बने रहें। उसके बाद यूपीएससी को पैनल भेजा जाएगा, जो यूपीएससी पैनल देगी 3 की, तो उसमें नाम आ सकता है डीएस चौहान का। तो डीएस चौहान को बनाया जा सकता है यूपी का नया डीजीपी। एक और नाम की चर्चा जो हो रही है, जो मैं कह भी रहा था, आनंद कुमार। ये बहुत सीजन्ड अधिकारी हैं और जैसा कि मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी रहे, काबिल अधिकारी माने जाते हैं और गाना बहुत अच्छा गाते हैं। हालांकि इसका डीजीपी बन जाने से मतलब बनने में उनकी ऐसी कोई बात नहीं है। डीजी जेल हैं और डीजी जेल रहते हुए जेल में जो रिफॉर्म्स हो रहा है उसके लिए उनकी तारीफ भी की जा रही है। वो अप्रैल 2024 में रिटायर करेंगे, यानी उनके पास बहुत लंबा समय है। लेकिन सीनियरिटी के हिसाब से देखें तो आज की तारीख में वो 7वें नंबर पर आते हैं। अगर एक अनिल अग्रवाल भी हैं जो सेंटर में पोस्टेड हैं, तो सीनियरिटी के हिसाब से देखें तो आनंद कुमार अभी उतने सीनियर नहीं है कि उन्हें डीजीपी बनाया जा सकता है। लेकिन 2 नामों की अधिकतर चर्चा है। एक तीसरे नाम की भी चर्चा की जा रही है, वो आरके विश्वकर्मा हैं। तो इन्हीं तीनों में से किसी एक को यूपी पुलिस का नया मुखिया बनाया जा सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा क्रक्स ये है कि जो योगी आदित्यनाथ की पसंद का होगा, जिसके साथ वो काम करना चाहेंगे, क्योंकि उन्हीं को काम लेना है, तो जो उनके कंफर्ट जोन में होगा वही यूपी का नया डीजीपी बनेगा। इस बात की संभावना दिख रही है और बनती भी जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।